नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है। आए दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष हमलावर होता है, तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करने वाले विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसी बीच व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत अग्रवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले मौलानाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं उनके इस बयान के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ऐसी बात करते हैं, उन पे देश की सरकार को चाहिए राजद्रोह का मुकदमा चलाए। ऐसे लोगों का जो हमारे भारत का अपमान करे, ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को बिना पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में रहना है तो यूसी से सम्मान करो, भारत में रहना है माते बहनों का सम्मान करो। यूसीसी पर देश का माहौल यूं ही हाई हो रहा। ऐसे में इस भभकती आग में घी का काम किया है बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल के एक बयान ने, जिसके एक बार फिर से यूसीसी पर माहौल गर्मा गया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विनीत अग्रवाल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जो मौलाना इस वक्त यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यूसीसी का विरोध करने वाले मौलाना पर राजद्रोह के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने तक की भी बात कह डाली। आपके माध्यम से भारत में रहती जो मौलाना ऐसी बात करते हैं, उन पे देश की सरकार को चाहिए राजद्रोह का मुकदमा चलाए। ऐसे लोग राजद्रोह के मुकदमे में आते हैं। ऐसे लोगों का जो हमारे भारत का अपमान करें, ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को बिना पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में रहना है तो यूसी से सम्मान करो, भारत में रहना है माते बहनों का सम्मान करो, भारत में रहना है युवाओं की सोच, युवाओं का सम्मान करो। भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना है तो जय श्री राम। विनीत शारदा अग्रवाल का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पूरा विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, आरोपों की बौछार कर रहा है। सरकार की चौतरफा घेराबंदी की जारी है, लगातार यूसीसी का विरोध हो रहा है। ऐसे में इस बयान में यूपी की सियासी आग में घी का काम किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति क्या मोड़ लेती है और सरकार के लिए कौन कौन सी परेशानी इसके कारण पैदा होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यूसीसी को लेकर देश में सियासी घमासान जारी है। इस बीच विनीत अग्रवाल का यह बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने कहा कि जो भी मौलाना यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान भेजने तक की बात कह डाली। वहीं आपको बता दें, लगातार यूसीसी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कयामत तक बात पहुंच जाए लेकिन यूसीसी तो नहीं लागू होने देंगे, वहीं बता दें लगातार बीजेपी अपने निर्धारित एजेंडे के तहत यूसीसी को लाने के पूरी प्रयास में जुटी हुई है, लगातार कवायद में जुटी हुई है। कई विपक्षी दल भी अब इसको समर्थन के लिए सामने आए हैं। वहीं बीजेपी के कुछ सहयोगी दलों ने भी इसका विरोध कर दिया है। आपको बता दें कि एआईडीएमके के ने समर्थन दिया, साथ ही एनपीपी के कॉनराड संगमा ने भी इनका विरोध किया है। तो वहीं आपको बता दें लगातार सियासत गरमाई हुई है। एआईडीएमके ने इसका विरोध किया। पलानीस्वामी ने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यूसीसी नहीं लागू होने देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार यूसीसी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्षी दल इसको इस तरीके से पेश कर रही है कि यह हिंदू धर्मों के मान्यताओं को दूसरे धर्मों पर थोपने जैसा है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर बीजेपी इसके लगातार
आज उसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कैप्टन आईसी सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अशोक यादव जी जुड़ गए हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी के हैं। मनेंद्र रावत जी धर्मगुरु हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सीधा मेरा सवाल कैप्टन साहब आपसे है कि क्या यूसीसी का विरोध करने वालों को अब सीधे ये अल्टीमेटम माना जाए या चेतावनी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी? आनंद जी, सबसे बड़ी बात यह है जी कि जब कोई सरकार की योजनाओं का लाभ लेना होता है, सरकार की जब कोई चर्चा करनी होती है, तो हम संविधान की दुहाई देते हैं जी कि हमें संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है। तो संविधान में ही तो ये लिखा है कि यूसीसी अति आवश्यक है, इसे लाना चाहिए। और इसको जो लिखने वाले संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जी उन्होंने भी इसके लिए कहा था, नेहरू जी से कहा था कि यूसीसी अगर सामान्य अधिकार आम लोगों को मिलना है और दे सकते हो तो यूसीसी जरूरी है। इसके ऊपर नेहरू जी ने आनाकानी करी थी, तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था बाबा साहब ने। जी तो आप बताइए बीजेपी इसमें क्या कर रही? बीजेपी तो वही बात कर रही है जो संविधान में लिखा है, जिसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसकी मांग करी थी। बीजेपी ने कुछ गलत तो नहीं कहा है, बीजेपी ने कोई अपनी तरफ से कुछ ले, बीजेपी ने वही बात लेके आई है जो संविधान में लिखी गई है, संविधान में मांग की गई है और संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कही है। जी तो एक तरफ तो हर बात में बाबा साहब अम्बेडकर को आगे लेके आते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के लिखे हुए, उन्हीं के कहे हुए वक्तव्य को जो है ना नकार रहे हैं। तो ये किस तरह की सोच है? कौन सी सोच क्या है कि मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, हमें अच्छा लगे वो संविधान हमारे लिए है और जो संविधान में हमारे हित का नहीं है वो हम नहीं मानेंगे। तो ये किसी की भी नहीं चलेगी, वो कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, एक किसी का नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख गए संविधान में और वो ही संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन कैप्टन साहब सवाल यह भी बनता है ना कि लोकतांत्रिक देश में, कैप्टन साहब सवाल यह भी बनता है ना कि लोकतांत्रिक देश में विरोध की एक प्रक्रिया है। अगर कोई विरोध करे तो उसको यह कह देना कि पाकिस्तान भेज देंगे, यूपी में योगी सरकार है, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए मौलानाओं पे जो इसका विरोध करे, यह कहां तक जायज है? इस पर सवाल किया जा रहा है। आनंद जी, विरोध करना ठीक है जी, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, करना भी चाहिए जी, मगर विरोध की भी कोई सीमा होती है। अभिव्यक्ति आपको मिला है, अभिव्यक्ति की आजादी, तो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ ये भी है कि अभिव्यक्ति आपकी आजादी वहीं तक है जहां दूसरे के आपके वक्तव्य से किसी को जो है ना ठेस ना पहुंचे, किसी धर्म को जो है ना उसमें तोल ना किया जाए जी, मगर ये तो दूसरों को जो है ना आहत कर रहे हैं जी। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी, ये विरोध नहीं हो सकता। आप तो संविधान का अपमान कर रहे हैं। जो बात संविधान में लिखी है, कह रहे कि हम कयामत तक नहीं आने देंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा संविधान का विरोध कर रहे हैं। आप संविधान को नहीं मान रहे, ये ऐसे शब्द कह रहे हो, तो इनके लिए फिर क्या क्या कहा जाए, आप बताइए। ठीक है कैप्टन साहब, जवाब ले लेता हूं अशोक यादव जी से। अशोक यादव जी बताइए, विरोध करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, यूपी में योगी सरकार है, कैसे विरोध करिएगा? आप लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब दिनकर जी, एनएसए की कार्रवाई किसके किसके ऊपर ये लोग करेंगे? नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हैं, पूरे स्टेट के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई कर दें। देश में 10.47 करोड़ आबादी आदिवासी समुदाय की है, उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई कर दें। और देश में जो अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ है, ये टीयूएफ जिसको कहते हैं, जिसमें टैक्स से एग्जम्पशन मिलता है, तो सारे हिंदुओं को के ऊपर एनएसए लगा देंगे एक, और सबको ये लोग पाकिस्तान भेज दें क्योंकि इनको यूसीसी लगाना है। जो अभी कैप्टन साहब संविधान की दुहाई दे रहे थे, वो धारा 44 के आर्टिकल 44 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यूसीसी जो है इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। लेकिन उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है, इस देश का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और लैंगिक स्तर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगा, ये भी बात लिखी है उसी संविधान में। तो ये मोदी सरकार 2014 से लेकर 2023 आने वाला है, ये इस संविधान की इस धारा का क्या पालन किए हैं? ये क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक और धार्मिक आधार पे देश में ध्रुवीकरण नहीं बढ़ा है या शोषण नहीं हुआ है? ये बात पहले बताएं। दूसरी बात की
ये इनका देखिए चुनाव के पहले इनका ट्रस्टेड फार्मूला है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फार्मूला भाजपा का है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कर दो, खत्म राष्ट्रवाद का एक औरा फैला दो और चुनाव जीत जाओ, फिर 5 साल लूटो मारो, देश को खाओ और भाजपा को बढ़ाओ। आपने देखा होगा कि विगत 9 सालों से जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 756 जिलों में 3 स्टार हेडक्वार्टर बन गया। ये लोग कहते हैं 70 साल कांग्रेस थी, 70 साल में उन्होंने तो नहीं बनाया। लेकिन अशोक यादव जी सवाल एक किया अभी, पैसा कहां से आ गया जी, लेकिन अशोक यादव जी सवाल सुन लीजिए। अशोक यादव जी सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, 1985 के प्रकरण का मैं आपको हवाला दे रहा हूं, इसमें शाहबानो के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम इसे लाए, लेकिन एक मृत अक्षर की तरह बन गया है यूसीसी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी गलत ठहराएगा? सुप्रीम कोर्ट देखिए दिनकर जी, सबसे ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट को लाल आंख दिखाने का काम किसी सरकार ने किया तो मोदी सरकार ने किया। आपने देखा किस तरह से कानून मंत्री किरण रिजिजू जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धमकी भरे कमेंट्स देते रहे, लगातार देते रहे। इन्होंने जो आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को तुरंत पलट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने में तो इनको रिकॉर्ड है। ये सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। इसी संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं होने देगा राज्य, जो कि धन जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संचय होने का संविधान में लिखा हुआ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकार आप देखेंगे कि 2014 से 2023 तक लगातार इसी दिशा में काम कर रही है कि देश की संपदा का 1% लोगों के पास देश की 77% संपदा है। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक आधार पे अभी आप ठीक है अशोक जी, आप जी ठीक है अशोक जी, हमारे साथ मनेंद्र रावत साहब भी हैं, धर्मगुरु हैं। आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ जहां यूसीसी को लेकर समर्थन किया जा रहा है, एक तरफ विरोध किया जा रहा है, धर्मगुरुओं को लेकर भी लगातार बयान आ रहे हैं, कुछ धर्मगुरु इसको समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कयामत तक हमारे संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता, हमारा जो अपना कानून है हम उसी के तहत चलेंगे। कैसे देखते हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ये मानता हूं कि एक देश और एक कानून जी, ये बिल्कुल ठीक है, यूसीसी लागू होना चाहिए। देश आजाद होने के बाद से और अभी तक आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिमों ने कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ नहीं उठाया? क्या वो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते? अगर नहीं विश्वास करते हैं, इस यूसीसी में विश्वास नहीं करते हैं, तो अब तक जितनी भी सुविधाएं इन्होंने कांग्रेस के राज में, सपा के राज में, बसपा के राज में, इतने बड़े बड़े, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हर जिले में इतने बड़े बड़े बीजेपी ने अपने ऑफिस बना लिए, तो क्या कांग्रेस की सरकार में, सपा बसपा की सरकार में मुसलमानों को बढ़ावा नहीं मिला? इनके हज हाउस नहीं बने क्या? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर सिख, मुस्लिम, हिंदू सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक देश एक कानून में आ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? जब हमें दिक्कत नहीं है, अभी विनीत जी ये बोल रहे हैं कि भाई एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, उनका अपना एक अलग संदर्भ हो सकता है कि उन्होंने वो उनकी मन की पीड़ा है या उनका व्यक्तिगत क्या बयान है। अगर मान लीजिए भी दंगे होने शुरू हो जाते हैं, मुसलमानों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा इनको भड़काया जाता है, देश के अंदर दंगे फैलाए जाते हैं, आगजनी करी जाती है, तो बात समझ में आती है कि एनएसए के तहत बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है। मनेंद्र साहब उनका कहना यह भी है कि जो भारत में रहेगा उसे वंदे मातरम कहना जरूरी है, उसको जय श्री राम के नारे लगाने होंगे, उन्होंने यह भी कहा है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, भारत में रहना है तो। जय श्री राम वाले मत पर मैं थोड़ा सा साइड में रहना चाहूंगा इस विषय में, क्योंकि देखिए ये कोई जरूरी नहीं है। हर धर्म की अपनी एक आस्था होती है, मुसलमानों की अपनी है, ये जरूरी नहीं है कि जय श्री राम का कहना। बट हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि वंदे मातरम कहने में कोई बुराई नहीं है, और इसका विरोध ना करें, सहयोग करें, बहुत सारा लाभ आपको इससे मिलेगा, मुस्लिमों को मिलेगा। आज 9 साल की आयु के अंदर शादी कर दी जाती है, उनका प्रावधान ऐसा कहता है, तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, एक कानून के तहत आ जाते हैं, तो क्या बुराई है? अगर हिंदू धर्म कहता है कि 21 साल में लड़की की आयु में शादी का प्रावधान बताया गया और 9 साल में, आप देखिए कितना बड़ा गैप है। एक बच्चा 18-20 साल, 20-21 साल में मैच्योर हो रहा है, विवाह के लिए हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, समझ रहा है चीजों को, दुनिया को समझ रहा है। एक 9 साल का बच्चा तो जानता ही नहीं कि अभी हो क्या रहा है क्या, उसको समझ नहीं है। तो ये सब चीजें जो कुरीतियां हैं, जो कहीं ना कहीं इनसे मुक्ति मिल सकती है।
तो इसलिए ठीक है महेंद्र साहब, मैं ठीक फिर है। आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कैप्टन साहब भी हैं। कैप्टन साहब, एक बात बताइए, आपने जिस तरीके से आपने बयान दिए, उसके बाद विनीत अग्रवाल का बयान आया, उन्होंने कहा जो विरोध करे उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। आपके सहयोगी दल हैं एआईएडीएमके, एनपीपी, इन लोगों ने भी सर विरोध किया है, क्या इन पे भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मैंने किसी ने बयान दिया है, मैं उसका कोई समर्थन नहीं किया है। जी मैं जो संविधान में है उसका समर्थन कर रहा हूँ। जी संविधान में लिखा है तो देश संविधान से ही चलेगा, ये नहीं कि संविधान से हटके बात की होगी। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ने हरदम ये नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसी तरह से हम हमारी पार्टी कार्य कर रहे हैं। तो जो संविधान में लिखा है उसी हिसाब से यूसीसी लेके आए, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा आनंद जी, कि ये चाहे जितनी ये पार्टियां हैं, ये पारिवारिक पार्टियां सिर्फ परिवार की है, इनसे आगे इनका और कुछ नहीं है। इन्हें ये लग रहा है यूसीसी अगर आ गया तो जो इनकी हिंदू मुस्लिम की दुकान चल रही थी वो बंद हो जाएगी जी, क्योंकि एक कानून बन जाएगा तो इनकी दुकान बंद, ताला लग जाएगा। जो जब एक वोट बैंक के लिए ये इतनी सारी जो है ना दुनिया भर की चर्चाएं करते रहते हैं, संविधान को भी आज नकार रहे हैं, संविधान के ऊपर दुनिया की जो है ना क्या क्या ये विश्लेषण करके बता रहे हैं कि उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, मगर मुख्य बात है उसको कभी नहीं कहेंगे जी। तो ये मुख्य। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो है ना कार्यालय बना लिए, बिल्कुल 18 करोड़ से अधिक मेरा पार्टी का कार्यकर्ता है और हर महीना हर पार्टी का कार्यकर्ता कम से कम 1 रुपए देता है, तो अंदाजा लगा लिए कि बीजेपी का कितना कार्यकर्ता अपना पैसा देता है। और मैं इनसे जानना चाहूंगा, मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे टूटी साइकिल थी, दीवार से खड़ी करके करते थे, स्टैंड नहीं था, प्राइमरी टीचर थे। मैं वही कहा हूं, इसलिए विस्तार से बता रहा हूं। आज उनके पास अरबों नहीं खरबों की संपत्ति है, कहां से आ गई, कौन सी उनके पास फैक्ट्री है जिसकी आमदनी आ रही है, बताइए, इसका जवाब दे अशोक जी। जवाब ले लेता हूं अशोक यादव जी से। बताइए कौन सी फैक्ट्री है, साइकिल से सीधे अरबों की संपत्ति तक पहुंच गए, यहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिनकर जी, इन्होंने कई सवाल पूछे। पहला इन्होंने सवाल उठाया परिवारवाद के ऊपर। अगर परिवारवाद की परिभाषा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिसे सीखने की जरूरत है इस देश को कि परिवारवाद क्या है। शाह जो है रणजी के प्लेयर थे जो आज बीसीसीआई के चीफ बने हुए हैं, इसका जवाब देते हैं आईपी सिंह साहब। राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, इनके पास कौन सा राजनीतिक चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे, इसके बारे में जवाब दे दें। अभी अगर लगातार बताने में हमें 10 मिनट लग जाएगा भाजपा के परिवारवादी नेता पुत्रों का नाम। दूसरी बात उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात। अशोक यादव जी एक बात बताइए, अशोक यादव जी, लगातार परिवारवाद का नाम आता है तो जनता के बीच में सीधे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विपक्षी दल ही नजर में क्यों आते हैं? आप लोग लगातार बीजेपी को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद है, इस बात को जनता तक आप लोग क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जनता बिल्कुल जान रही है। जनता तो पूछती है कि जैसा कौन है भैया, जैसा कैसे बीसीसीआई के चेयरमैन बन गई, जैसा कौन है, पंकज सिंह कौन है? ये लोग जब अपनी परिवारवाद को तो देखते नहीं है, दूसरे को बढ़ाते उंगली उठाने लगते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम अगर न रहे जो है तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, एक चुनाव में मैं इनको दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूँ, किसी एक चुनाव में ये सामाजिक ध्रुवीकरण की बात करना छोड़ दें, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि इनके पास 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, न तो महंगाई कम किया, न तो बेरोजगारी कम किया, न तो किसानों को आय दुगना किया, न तो माँ गंगा साफ हुई, न तो काला धन आया, कोई ये काम इन्होंने नहीं किया। चुनाव जवाब नहीं मिला मेरा, हिंदू मुस्लिम जवाब नहीं मिला, तरह का देखिए इधर उधर भाग रहे हैं। अशोक यादव जी सुन रहे हैं ना, कैप्टन साहब कह रहे हैं जवाब नहीं मिला, आपने जवाब नहीं दिया कि कैसे साइकिल से अरबों की संपत्ति तक पहुंच गए। साइकिल से हेलीकॉप्टर पे कैसे पहुंचे? मोदी जी मॉन्ट ब्लैंक की पेन लगाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, कोई कारखाना खोल रखे हैं क्या? कौन सा कारखाना? जवाब नहीं मिला। देखिए ऐसा जवाब नहीं मिला। आप बीजेपी के पार्टी कार्यालय की बात कर रहे थे, मैंने जवाब दिया आपको। भारतीय जनता पैसा कहाँ से आ रहा है? देश को 2014 के पास मगर माननीय मुलायम सिंह लेजिटिमेट कर दिया है, देश को डकैती कर रही कहाँ से आई? आप इसका जवाब करके भारतीय जनता पार्टी का कोष बढ़ा रही है। आप पीएम केयर फंड में 3000 करोड़ रुपया जो है लूट करके डाल देते हो। ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है, आपदा से गुजर रहा था, आपने पीएम केयर फंड बना के देश को लूटा नहीं है, आपने भागेंगे, जवाब देश को लूटा।
आपने लूटने का एक जरिया बना दिया देश। ठीक है अशोक यादव जी, आपके पास फिर आऊंगा। अशोक यादव जी, मनेंद्र साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लगातार यह कहा जा रहा है कि यूसीसी का विपक्ष इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उनकी राजनीति को वह सूट नहीं करता। एक तरफ से विपक्ष कह रहा है कि अगर यूसीसी हिंदू मुसलमानों के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग इसको संवैधानिक प्रोसेस के तहत बोल रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या बीजेपी इसे 24 को लेकर आ रही है या विपक्ष सही है? नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है बहुत स्पष्ट रूप में जी कि अगर देश का विकास करना है तो देश के विकास के अंदर ये जो परेशानी होगी है ना अलग अलग, अगर इससे दूर होना है, एक प्लेटफॉर्म पे सबको लेकर के आना चाहिए। और राजनीति तो है ही। अब एक चीज बताइए, हाल ही में सबसे ताजा मुद्दा तो यही है यूसीसी। अगर इस पर राजनीति नहीं होगी, इस पर विरोध नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? अब विपक्ष को तो विरोध करने के लिए मुद्दा चाहिए ही ना जी। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो फिर वो विपक्षी कैसे कहलाएंगे? उनका तो काम है कि सरकार के द्वारा किए जाने वाला हर काम का विरोध करना। तो इसीलिए और कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध हो रहा है। बीजेपी को इसका भी एडवांटेज मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मुस्लिम मजहब के द्वारा, इस समुदाय के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। बाकी आप बताइए और कौन आवाज उठा रहा है? तो इसलिए इस बात को समझना होगा। मनेंद्र साहब, बीजेपी के सहयोगी दल भी आवाज उठाने लगे हैं। नहीं होगा, इसका ड्राफ्ट अभी बनेगा, सब चीजें सामने आएंगी। विरोध ना करें और उपद्रव ना मचाएं, भड़काएं ना। देखिए, भड़काने से चिंगारी निकलती है और देश का माहौल खराब होता है। अब ये विपक्षियों के द्वारा जितना भी ज्यादा ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा तो इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, खराब होने की तरफ जाएगा। क्योंकि जैसे विचार हमारे दिमाग में चले जाएंगे वैसे ही हमारा विकास होता है। इसीलिए मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इसको अभी राजनीति से थोड़ा सा आप दूर रखिए, सारे प्लेटफॉर्म पर आइए, इसका स्वागत करिए अगर देश को आगे लेकर के जाना है तो। अदरवाइज तो राजनीति तो पहले भी चली आ रही थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। क्या और देशों में यूसीसी नहीं है? क्या वहाँ शांति भंग हो गई? क्या गोवा के अंदर यूसीसी नहीं है? वहां आप बताइए, क्या कोई बहुत बुरा हाल है क्या? कभी ब्रेकिंग न्यूज मीडिया में कुछ ऐसा सुनने को आता है क्या? और देशों में, अमेरिका में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है? मतलब आप देखिए, इसीलिए राजनीति से इसको दूर रखिए अभी फिलहाल। और इस प्रकार के बयानबाजी से बीजेपी को भी बचना चाहिए कि एनएसए लगा देंगे। देखिए, जब होगा कुछ, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर ऐसा कुछ होगा आप बिल्कुल आकर के बोलिए, खुल करके बोलिए, विरोध करिए जी, बट खाली इस बात के आधार पर तो उचित नहीं रहेगा। ठीक है, मनेंद्र साहब, कैप्टन साहब, अशोक यादव जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए सियासी चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। एक तरफ विपक्ष इसके विरोध में जुटा हुआ है लगातार, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसके समर्थन में जुटी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं।